आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आंखों में तीव्र इच्छा झलक रही थी। विशेष रूप से अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के शिखर पर बैठे लोग चाहते थे कि वे कार्तिक को पूरी तरह से निगल जाएं। कोई भी खजाना उन्हें सच्चे मूल क्षेत्र तक पहुंचने में मदद कर सकता है। उसके पास तीन ऐसी चीजें थीं जिनसे कई लोगों में ईर्ष्या और द्वेष की भावना पैदा हुई। तुलना खुशी की दुश्मन है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका भाग्य इतना अच्छा होगा। उपहास के बीच ईर्ष्या की भी झलक थी। कभी कभी भाग्य वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अलग अलग लोगों के साथ उनकी किस्मत के अनुसार ऐसा हो सकता है। भाग्यशाली लोगों के लिए यह किसी देवता के दर्शन का अवसर हो सकता है, जबकि दुर्भाग्यशाली लोगों के लिए यह कुत्ते की गंदगी पर पैर रखने जैसा हो सकता है। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो मेरे हाथ में मौजूद चाकू से पूछो कि क्या वह सहमत है। कार्तिक उनसे बहस करने में बहुत आलसी था। अगर वे लड़ना चाहते थे तो ठीक है। सांपों की गुफा के अंदर उसने नागराज से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का केवल 1% ही प्रकट किया। यकीनन वही जीवित बचेगा। इस समूह को वास्तव में लगा कि उन्होंने चालाकी से सुनहरा मज्जा प्राप्त कर लिया है। भाई लारला, हम आपकी बात सुनेंगे। हमें क्या करना चाहिए? निताल ने एक कदम आगे बढ़ाया और लारला के इशारे का इंतजार करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ना है या नहीं। हम भाई लारला की बात मानेंगे। जब तक हमें खजाना मिल जाता है, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इन लोगों में लारला सबसे बलवान था और वे सभी उसके जीवित रहने के लिए उसके प्रति बहुत आभारी थे। इतने सारे लोगों की प्रशंसा सुनकर लारला ने थोड़ा गर्व महसूस किया। सांपों की गुफा के अंदर कार्तिक ने जमकर उत्पात मचाया। आखिरकार अजगर राक्षसी जीव होते हैं और अपेक्षाकृत धीमी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन बाहर हालात अलग हो सकते थे। 54 विशेषज्ञ किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। कार्तिक, तुमने भी यह सुना। क्या तुम सचमुच खजाना सौंपने को तैयार नहीं हो? लारला बार बार व्यंग्य करता रहा। इतने सारे लोग उसके साथ लड़ने को तैयार थे। यह कुछ ऐसा था जो आम लोग नहीं कर सकते थे। इसके लिए बेमिसाल प्रतिष्ठा और नेतृत्व कौशल की आवश्यकता थी। तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो, कार्तिक ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए कहा। कचरे का ढेर, उस पर इतनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे मार ही डालो। लारला और अन्य लोगों ने गेजिंग झील पर हुए उस दृश्य को अपनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि इसके बारे में दूसरों से ही सुना था। अगर उन्हें पता होता कि उसने तनाए और तारकेश को एक ही वार में मार डाला था, तो वे कहीं अधिक संयमित होते। आगे बढ़ो! लारला के आदेश पर सभी 54 लोगों ने एक साथ हमला किया, जिससे एक भयानक लहर पैदा हुई। किसी ने भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन किया। मार्शल आर्ट की विभिन्न तकनीकें आपस में गूंथी हुई थीं, जिससे सैकड़ों मीटर के दायरे में हवा में हलचल मच गई और विपरीत दिशा से तेज हवा के झोंके उत्पन्न हो गए। कार्तिक इस तूफान के बीच में खड़ा था और किसी भी क्षण इसके द्वारा बहकर दूर जा सकता था। मुर्गियों और कुत्तों का एक झुंड। कार्तिक से कड़ाके की ठंड निकली और चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे यह बेहद भयावह हो गया। गंदी मुर्गी और मिट्टी का कुत्ता कहकर अपमानित किए जाने पर लारला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अचानक उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार 3 टुकड़ों में बंट गई, जो एक ऊर्जा का 3 शुद्ध ऊर्जाओं में रूपांतरण तकनीक का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन था। उनमें से प्रत्येक एक चुना हुआ व्यक्ति था जो दुनिया भर से आया था, और उनमें से कुछ तो शाही अकादमी के छात्र भी थे। उसने जानबूझकर कार्तिक को न जानने का नाटक किया, ताकि किसी को भी संदेह करने का कोई कारण न मिले। वे निर्दयी हैं। कार्तिक को निर्दयी होने के लिए दोष मत दीजिए। दुष्ट तलवार उठी, मानो कोई हिरण अपने सींग लटका रहा हो। एक धुंधली तलवार की भावना आकाश में फैल गई, जिससे एक भयानक तलवार की आभा उत्पन्न हुई। एक लगभग सटीक प्रहार, जिसने आदिम अराजकता की वास्तविक ऊर्जा का 50% भाग खींच लिया। पहला घातक कदम अपने चरम पर पहुंच चुका है।
इससे पहले कि दुष्ट तलवार वार कर पाती, शून्य में अनगिनत तलवारों की परछाइयां चमक उठीं और उन सभी 54 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तलवार की इतनी शक्तिशाली ऊर्जा! दूर खड़े लोग सदमे से पीले पड़ गए और तेजी से पीछे हट गए। लारला और बाकी लोग खजाने के लालच में अंधे हो गए थे और डर का मतलब ही भूल गए थे। मौत के आने पर ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अत्यधिक प्रलोभन का सामना करते हुए लारला और उनके साथियों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। सफलता का अर्थ है जीवन के शिखर तक पहुंचना, असफलता का अर्थ है मृत्यु। जब उन्होंने हमला किया तो सभी जोश से भरे हुए थे। भले ही वे कार्तिक का मुकाबला न कर सकें, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि वे जिंदा बच निकलेंगे या ज्यादा से ज्यादा दोनों पक्षों के बीच मैच ड्रॉ हो जाएगा। जब तक कार्तिक की तलवार नहीं लगी, तब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। अब दोनों एक ही स्तर पर नहीं हैं, वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। आसमान में बवंडर आ गया। बवंडर की तरह इसने जमीन पर पड़े कंकड़ों को उड़ा दिया। मैंने 10,000 तलवारों के अपने मूल स्थान पर लौटने के बारे में सुना है, लेकिन मैंने कभी 10,000 ब्लेडों को अपनी मूल गति में लौटते हुए नहीं देखा। यह हड़ताल, यह ऐसा है जैसे हजारों घाव मिलकर नदी में बह रहे हों। ब्लेड बहते पानी की तरह चमकते हुए आकाश से गिरे, जिससे 54 लोगों के पास बचने के लिए कोई जगह नहीं बची। हिस हिस हिस, खून तेजी से बहने लगा और कमजोर लोगों के पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। कार्तिक की असली शक्ति अब छिपी नहीं थी। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर के अचानक विस्फोट ने लारला को चौंका दिया, जिससे वह कांप उठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक इतना छिपा हुआ होगा। जब वह आया, तब वह मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के केवल 4थे स्तर पर था। अभी तो बस कुछ ही समय बीता है और आपने पहले ही कई क्षेत्रों में सफलता हासिल कर ली है। केवल एक ही संभावना है। उसने गोल्डन फ्रूट और ब्लड फ्लेम डेमन ब्लू दोनों को परिष्कृत किया। गेहूंों की कटाई की तरह एक के बाद एक फसलें गिरती चली गईं। पल भर में 54 लोग मारे गए। जी हां, वह मर चुका है। कार्तिक किसी को भी जीवित नहीं छोड़ सकता था। 100 लोगों को चेतावनी देने के लिए एक को मारना उन्हें नहीं रोकेगा, इसलिए वह 100,000 लोगों को तब तक मारता रहेगा जब तक वे भयभीत न हो जाएं। दुष्ट तलवार क्षैतिज रूप से निकली और पूरी सेना को अपनी चपेट में ले लिया। यह वार त्रुटिहीन ढंग से किया गया था और कलात्मकता की पराकाष्ठा को दर्शाता था। हर चाल, हर शैली अनगिनत परीक्षणों के माध्यम से निखरी हुई प्रतीत होती थी, या यूं कहें कि कार्तिक की तलवारबाजी में कोई चाल ही नहीं थी। किसी विशेष चाल का उपयोग किए बिना विरोधियों को हराने की क्षमता ही घातक तलवारबाजी तकनीकों का असली आतंक है। अपनी शक्तिशाली आत्मा के बल पर कार्तिक ने अलौकिक शक्तियों के लिए द्वार खोल दिया था, जिससे उसकी ताकत सामान्य मानकों के अनुसार अतुलनीय हो गई थी। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। उसकी कमर धड़ से अलग हो गई थी और वह कुछ देर तक मर नहीं सका। जादुई घेरा दर्दनाक ढंग से चीख रहा था। उन पर कोई तरस नहीं खाता। यह सब उनकी अपनी गलती है। जो हत्या करेगा उसे भी दूसरे मार डालेंगे। यह हमेशा मामला रहा है। यदि आप किसी को मारना चाहते हैं तो आपको स्वयं भी मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप में इस बात की भी जागरूकता नहीं है तो आप साधक बनने के योग्य नहीं हैं। स्नैप स्नैप, कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंचना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। इसके लिए कम से कम कुछ प्रयास की आवश्यकता होगी। 6 महीने पहले की तुलना में उनकी ताकत में नाटकीय बदलाव आया है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। कार्तिक, मुझे मत मारो, मैं गलत था। लारला को एहसास हुआ कि वह गलत था। वह शुरू से ही पूरी तरह गलत था। कार्तिक को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए तो वह उन्हें मस्खरों की तरह घूर रहा था। लारला की दया की गुहार को अनसुना करते हुए मृत्यु के हंसिया की तरह उस दुष्ट तलवार ने हर वार में कई जिंदगियां काट डालीं। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। निताल ने एक दहाड़ लगाई और अपने विशाल शरीर के साथ कार्तिक की ओर दौड़ा, मानो वह उसके साथ ही मर जाना चाहता हो। बकवास! कार्तिक अविचलित रहा।
फिर अचानक उसने अपने दाहिने हाथ से प्रहार किया, जिससे आग की एक लपट निकली। आह! अचानक ज्वाला भड़क उठी और निताल का पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया, जिससे उसका शरीर जम सा गया। चाहे वह जमीन पर कितना भी लोटपोट हो, आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। निताल के मुंह से दिल दहला देने वाली चीखें निकलीं, जिससे दूर खड़े लोगों के दांत कांपने लगे और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हत्या का ऐसा क्रूर तरीका मैंने पहले कभी नहीं देखा था। विशालकाय शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया। उसके शरीर में मौजूद पानी और तेल लगातार वाष्पित होते गए और वह जिंदा जल गया। वह सूखकर एक मृत शरीर में बदल गया, जो जमीन पर पड़ा था। एक ही सांस में वह धूल में मिल गया और पूरी तरह गायब हो गया। लारला भयभीत हो गया और अपने साथियों को छोड़कर दूर भाग गया। वह फिर कभी कार्तिक को नहीं देखना चाहता था। अम्मा, तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? बिल्कुल नहीं। एक ठंडी सी फुफकार के साथ वह दुष्ट तलवार उसके हाथ से निकलकर लारला की पीठ में जा घुसी और उसे एक भयानक आघात पहुंचाया। उसने सबको मार डाला, उनके सामान से भरे थैले उठाए और ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने दूर खड़े लोगों पर निर्भीक दृष्टि डाली और वे सब सिर झुकाए खड़े रहे। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे कार्तिक की आंखों में देखें। मैं उठा और बाहरी घेरे की ओर चल पड़ा। काफी रात हो चुकी थी और चूंकि मैं अगली जगह नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने जल्दी निकलने का फैसला किया। गोल्डन मैरो की मदद से मैं मैरो क्लींजिंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंच गया। पाइथन माउंटेन के युद्ध क्षेत्र की यह यात्रा बेहद फलदायी रही। कार्तिक, 1 मिनट रुको। जैसे ही वह जाने वाला था, उसके पीछे से एक आवाज आई। वह मुड़ा, उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। तुम भी खजाना चुराना चाहते हो? उसे आवाज देने वाला एक युवक था, जिसकी उम्र शायद 20 के आसपास थी और वह मार्शल आर्ट में बहुत कुशल नहीं था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी चीजें चुराने की? गलत मत समझिए, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। उस युवक की आंखें निर्मल थीं और उनमें लालच का कोई अंश नहीं था। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली ताकि कोई उसे सुन न ले। व्याख्या करना। कार्तिक का चेहरा भावहीन था और वह दूसरों के मामलों में दखल देना नहीं चाहता था। मेरा नाम एजहिल है। इनाया मेरी चाची हैं। मैं भाई कार्तिक से पहले भी मिल चुका हूं। यह जानकर कि वह युवक किन परिवार से था, कार्तिक को आश्चर्य हुआ और उसके चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। उसका किन परिवार से कुछ संबंध जरूर था। क्लाउड पैवेलियन में सुकेश की उपस्थिति ने स्थिति को संभाला। किन बीयू भी रुयांग के राजकुमार की पत्नी थीं, इसलिए उनका रिश्ता असाधारण था। क्या हुआ? यह सुनकर कि वह इनाया का भतीजा है, कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रास्ते में हमें जिनेश परिवार के कोई शिष्य नहीं मिले। क्या आपको जिज्ञासा नहीं हो रही? एजहिल की आवाज बहुत धीमी थी, क्योंकि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे तितर बितर हो रहे थे और जो कुछ अभी हुआ था उसकी खबर फैल रही थी। एजहिल ने भौहें चढ़ाईं। वह सही था। रास्ते में उन्हें जिनेश परिवार के शिष्यों से शायद ही कभी मुलाकात हुई थी और केवल तनाए से ही मिली थी। यह वाकई थोड़ा अजीब था। जल्दी बोलो। हालांकि वह इनाया का भतीजा था, इसका मतलब यह नहीं था कि कार्तिक को हमेशा मुस्कुराना और शिष्टाचार दिखाना ही था। उसे अभी लंबा सफर तय करना था और वह ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जू परिवार के शिष्य कभी भी पाइथन माउंटेन युद्ध क्षेत्र में नहीं गए। वे परिधि पर ही रहे। उन्होंने भाई आदर्श, मेरी बहन मिस गरिमा और अन्य लोगों को बंदी बना लिया ताकि उनका इस्तेमाल करके आपको आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया जा सके। एजहिल चिंतित दिख रहा था। वह काफी देर से अंदर ही कार्तिक की तलाश कर रहा था। कार्तिक से एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिनेश परिवार इतना नीच हो सकता है कि उसके दोस्त को बंधक बनाकर उसे धमकाए। वे कहां हैं? कार्तिक अपने हत्या के इरादे को और दबा नहीं सका। जिनेश परिवार की हरकतें उसकी सहन शक्ति की सीमा को पूरी तरह से पार कर चुकी थीं। जो लोग वहां से जा रहे थे, वे अचानक रुक गए। उन्हें लगा कि कार्तिक उन्हें मार डालेगी। वे इतने भयभीत हो गए कि तुरंत भाग गए। एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की।
मांगशान युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मैंने पहले ही यान परिवार और किन परिवार के शिष्यों से संपर्क कर लिया है और हम मिलकर उन्हें बचाने का रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। एजहिल ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। जाओ और बाकी लोगों को बता दो, मैं पहले ही चला जाता हूं। कार्तिक उस पल का इंतजार नहीं कर सकती थी। देरी का हर सेकंड आदर्श और दूसरों के लिए और अधिक खतरे का मतलब था। जो परिवार के तौर तरीकों को देखते हुए वे कौन कौन से जघन्य कृत्य नहीं करेंगे। आदर्श, गरिमा और एजहिल की बहन सभी ने कार्तिक की मदद की। उसने हमेशा अपने दिल में यह दयालुता रखी थी और अब जब उसने खुद की गलती के कारण अपने दोस्त को फंसा लिया था तो उसे और भी अधिक अपराध बोध महसूस हुआ। भाई कार्तिक, यह जरूर जिनेश परिवार का जाल है। आपका अकेले जाना बहुत खतरनाक है। आप उनके जाल में फंस जाएंगे। बेहतर होगा कि आप और लोगों के साथ मिलकर उसे बचाएं। एजहिल ने कार्तिक को रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अकेले जोखिम उठाए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। समय नहीं है। एजहिल को अलविदा कहे बिना ही उसका शरीर उस स्थान से गायब हो गया और सीधे पाइथन माउंटेन युद्ध क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। कार्तिक की दूर जाती हुई आकृति को देखकर एजहिल ने अपने दांत पीस लिए और परिवार के शिष्यों की तलाश में दूसरी दिशा में तेजी से निकल गया। 20 दिन की समय सीमा तेजी से नजदीक आने के साथ कई लोग पाइथन माउंटेन युद्ध क्षेत्र में फंसने और मरने से बचने के लिए बाहर निकलने लगे। प्रवेश पर एक अस्थायी चबूतरा बनाया गया जिस पर कई विशाल लकड़ी के लट्ठे टांगे गए थे। कई लोगों को लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया गया था। आदर्श, गरिमा और अन्य लोग खंभे से बंधे हुए थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे क्योंकि उनकी वास्तविक ऊर्जा नियंत्रित थी। कुल 7 लोग एक कतार में खड़े थे। उच्च मंच के चारों ओर 100 से अधिक लोग, सभी विशेषज्ञ वर्दी पहने हुए, एकत्रित थे। तेजस, अपना समय बर्बाद मत करो, भाई कार्तिक नहीं आएंगे। आदर्श ने ठंडी हंसी हंसी। उसके होंठ सूखे हुए थे। उसे जिनेश परिवार ने 5 दिनों से बिना पानी की एक बूंद के यहां बांध रखा था। वह स्तब्ध था और चेतना के अलावा उसने अपने शरीर में सभी संवेदना खो दी थी। यदि कार्तिक की मृत्यु मांगशान के युद्ध क्षेत्र में नहीं होती है तो वह निश्चित रूप से इस स्थान से होकर गुजरेगा। कार्तिक के व्यक्तित्व को देखते हुए यह संभव नहीं था कि वह अपने दोस्त के पकड़े जाने के दौरान चुपचाप खड़ा रहे। जो मार्शल आर्टिस्ट जाने ही वाले थे वे अचानक रुक गए और कुछ दूरी पर खड़े होकर चुपचाप बिना दखल दिए देखते रहे। जो परिवार पहले ही यह घोषणा कर चुका था कि वे निश्चित रूप से कार्तिक को मार डालेंगे, उनके पास कार्तिक को मारने के साधन अवश्य होंगे। भाई शिचो, क्या आपको लगता है कि कार्तिक सचमुच आएगी? कार्तिक का कोई अता पता न चलने पर इतने दिनों तक इंतजार करने के बाद जिनेश परिवार के कई सदस्य अधीर हो रहे थे। इस बार कार्तिक को मारने के लिए जिनेश परिवार ने अपने सबसे बेहतरीन सदस्यों को भेजा, जिनमें न केवल युवा शिष्य शामिल थे बल्कि ज्यादातर 40 और 50 वर्ष की आयु के मध्यम आयु वर्ग के लोग भी थे, जो सभी बहुत शक्तिशाली थे। इतनी ताकतवर सेना को सिर्फ कार्तिक को मारने के लिए भेजना, वे उसे जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहे हैं। चिंता मत करो, वह जरूर आएगा। तेजस एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक भयावह भाव था और उसके बाएं गाल पर एक लंबा निशान था जो उसे क्रूर और भयानक दिखाता था। राजधानी में हर कोई तेजस को जानता है। वह एक निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति है। इन वर्षों में अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट उसके हाथों मारे गए हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसे नकुंज जे के उत्तराधिकारी के रूप में परिवार के अगले मुखिया के रूप में नामित किया गया है। कार्तिक द्वारा मारे गए तनाए उनके अपने छोटे भाई थे। यह खबर पहले ही आ चुकी है कि उनके भाई की मृत्यु कार्तिक के हाथों हुई है। इस खबर से भी तेजास का गुस्सा नहीं भड़का। शुरू में तो उसका इरादा आदर्श और अन्य लोगों को मारकर अपना गुस्सा निकालने का था, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। यह कार्तिक के लिए बहुत आसान होता। वह अपने दोस्त को कार्तिक के सामने धीरे धीरे मारना चाहता था। सूर्य आकाश में काफी ऊपर है। गरिमा और बाकी लोग मौत के कगार पर थे। अगर यही सिलसिला जारी रहा
तो भले ही कार्तिक आ जाए, वे यहीं मर जाएंगे। बिना रुके यात्रा करते हुए कार्तिक ने अपनी गति को चरम सीमा तक पहुंचाया और 2 दिन की यात्रा को केवल 1.5 दिन में पूरा कर लिया। मेरी गति धीमी हो गई और जैसे जैसे मैं अपने गंतव्य के करीब पहुंचता गया, मेरी जल्दबाजी कम होती गई। चारों ओर पीली रेत। आज कुछ अजीब सा था। अचानक तेज हवा चलने लगी और दूर सड़क पर एक नीली आकृति दिखाई दी। वहां से कोई आ रहा है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की और दूर तक देखा। नीले रंग के वस्त्र पहने एक आकृति दृढ़ता से कदम बढ़ाते हुए उस चबूतरे की ओर बढ़ रही थी जिसे बनाया गया था। यह कार्तिक है, किसी ने हैरानी से कहा। जब वे 100 मीटर से अधिक दूर चले गए तो सभी को कार्तिक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। जिनेश परिवार के 100 से अधिक सदस्य अचानक खड़े हो गए, लेकिन तेजस बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उन्हें पहले से ही इसकी उम्मीद थी। कार्तिक का नाम सुनते ही आदर्श के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह 100 मीटर से अधिक की दूरी है, जिसे तय करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। जिनेश परिवार के सभी विशेषज्ञों ने स्वतः ही एक युद्ध घेरा बना लिया और कार्तिक को उसके भीतर फंसा लिया ताकि वह भाग न सके। जिनेश परिवार की अनदेखी करते हुए कार्तिक धीरे धीरे उस चबूतरे की ओर बढ़ा जो बनाया गया था। हर कदम के साथ उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की भावना और तीव्र होती जा रही थी। कार्तिक, तुमने नरक के मार्ग के बजाय स्वर्ग का मार्ग चुना है और आज तुम्हारा मृत्यु का दिन है। जैनिल जोर से हंस पड़ा। वह भी शाही अकादमी का एक शीर्ष छात्र था। वह अचानक रुक गया। उसकी निगाहें जैनिल पर टिक गईं। मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम मर जाना चाहोगी। उसकी निगाहें एक तेज तलवार की तरह थीं, जो जैनिल के आत्मसागर में प्रवेश कर गईं, जिससे वह चीख उठा और उसने आत्मशक्ति से भरा हमला कर दिया। महज एक नजर में ही गरिमापूर्ण और उन्नत मज्जा शुद्धिकरण स्तर के साधक कार्तिक भय से चीख उठा। कितना समय बीत गया था, फिर भी उसकी शक्ति इतनी भयावह रूप से बढ़ गई थी। बस इतना ही। जू क्युंग्यू को नजरअंदाज करते हुए वह प्लेटफॉर्म की ओर चलता रहा, जिसका इरादा पहले आदर्श और अन्य लोगों को बचाना था और फिर जिनेश परिवार से हिसाब किताब करना था। 100 राज्यों के युद्ध से पहले जिनेश परिवार का सफाया कर दो। उसका लक्ष्य 100 राज्यों के युद्ध में अच्छे परिणाम प्राप्त करना, साधना की दुनिया में प्रवेश करना और फिर महान पथ राजवंश में जैन परिवार के अलावा किसी भी चीज से कोई संबंध न रखना है। जाने से पहले सभी मनमुटाव और शिकायतों का निपटारा कर लेना चाहिए। भाई कार्तिक, और करीब मत आओ, यह एक जाल है। आदर्श ने अपनी जीभ काट ली, जिससे उसका दिमाग काफी हद तक साफ हो गया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, जिससे उसके फटे होठों को राहत मिली। वह जोर से चिल्लाया। गरिमा और अन्य लोगों ने सिर उठाने के लिए संघर्ष किया। उनके चेहरे भावहीन थे और आंखें बेजान थीं। वे 6 दिनों से अधिक समय से यहां बंधे हुए थे और अब तक उनका टिके रहना उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही संभव हो पाया था। क्या कार्तिक को यह नहीं पता था कि यह एक जाल है? बेशक उसे पता था कि यह एक जाल है, फिर भी वह उसमें कूद पड़ा। यही तो न्याय है। जीने में कितना आनंद है और मरने में कितना लाभ है। उनके अपने ही कर्मों के कारण वे जिनेश परिवार के नियंत्रण में थे। अगर कार्तिक इस तरह भाग जाता तो उसकी इज्जत और मान सम्मान क्या बचता? वह एक चलते फिरते मुर्दे की तरह जी रहा होता। जैसे ही वे प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचे, आश्चर्यजनक रूप से जिनेश परिवार ने उन्हें नहीं रोका, बल्कि कार्तिक को उनकी ओर चलने दिया। अधिकाधिक लोग इकट्ठा होते गए। कल कोहरा छंटेगा और सब लोग चले जाएंगे। लोग धीरे धीरे अजगर पर्वत के युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यहां क्या हो रहा है। क्या हुआ? जो लोग बाद में आए, वे थोड़ी दूरी पर खड़े होकर अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछने लगे। जिनेश परिवार के 100 से अधिक सदस्य अंदर आए, जिनमें से लगभग आधे उनके वरिष्ठ सदस्य थे, जो अभूतपूर्व था। राजधानी के 5 प्रमुख परिवारों में से बल्ला परिवार के केवल 1 दर्जन या उससे कुछ अधिक सदस्य ही आए और अन्य परिवारों के भी लगभग उतने ही सदस्य थे। जिनेश परिवार ने कार्तिक के दोस्त को पकड़ लिया, उसे यहां कैद कर लिया और कार्तिक को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया।
जो लोग पहले पहुंचे हैं, जल्दी करो और समझाओ। क्या आपको पता है कि जिनेश परिवार कार्तिक को रोक नहीं सकता? अभी 2 दिन पहले ही कार्तिक ने एक ही झटके में झाओ चेन और 54 अन्य लोगों को मार डाला था। बाद में आने वाले लोग संख्यात्मक रूप से अधिक होने के बावजूद जिनेश परिवार को बहुत महत्व नहीं देते थे। अत्यधिक शक्ति के सामने संख्याएं केवल समय खरीद सकती हैं, वे परिणाम नहीं बदल सकती। तुमने क्या कहा? तुमने एक ही झटके में 54 लोगों को मार डाला। आसपास खड़े लोग हैरानी से हाँफ उठे। हालांकि इसमें अतिशयोक्ति का संदेह था, लेकिन एक ही समय में 54 लोगों को मारना अत्यंत शक्ति का काम था। झाओ चेन की ताकत के बारे में सभी जानते हैं। वह अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के शिखर पर है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? मैंने सुना है कि उसने गोल्डन फ्रूट, ब्लड फ्लेम डेमन ब्लू और गोल्डन मैरो हासिल कर लिए हैं। ये 3 खजाने 5वें दर्जे के दानव को भी डराकर भगा देते हैं। जिनेश परिवार तो बस अपनी ही कब्र खोद रहा है। कार्तिक के बारे में जानकारी लगातार सामने आ रही है। जैसे जैसे नई खबरें सामने आती गईं, जिनेश परिवार के चेहरे के भाव और भी गंभीर होते गए। जब वे इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी कार्तिक चबूतरे के नीचे खड़ी हो गई और वहां बनी सीढ़ियों पर चढ़ गई। जिनेश परिवार के 100 से अधिक सदस्य तुरंत चबूतरे के चारों ओर जमा हो गए और एक मजबूत रक्षात्मक घेरा बनाकर पूरे क्षेत्र को घेर लिया ताकि कार्तिक भाग न सके। वह आदर्श की ओर बढ़ा और दुष्ट तलवार ने वार किया, रस्सियों को तोड़ दिया और 7 लोगों को मुक्त कर दिया। उसकी वास्तविक ऊर्जा नियंत्रित थी और वह उसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता था। वह केवल वहीं बैठकर अपनी जीवन शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। भाई कार्तिक, आपको जल्दी निकलना होगा। जैसे ही आदर्श ने उसे खोला, उसने कार्तिक को अपनी ओर धकेल दिया और उससे जल्दी से वहां से चले जाने और वहां न रुकने का आग्रह किया। गरिमा ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर लड़खड़ा गया और वह स्थिर रूप से खड़ी नहीं हो सकी। उसका शरीर सुन्न हो गया था। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कार्तिक ने उन्हें आश्वस्त करने वाली नजर से देखा, फिर अपना हाथ उन पर फेरा। एक अदृश्य शक्ति उनके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे सारी सुरक्षा रेखाएं टूट गईं और उनकी वास्तविक ऊर्जा बहाल हो गई। जिनेश परिवार ने उन्हें नहीं रोका। उनके लिए आदर्श और बाकी लोग चींटियों के समान थे, और चाहे वे मारे जाएं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे अपना लक्ष्य हासिल कर चुके थे और अंततः कार्तिक को जाल में फंसा लिया था। उनकी आंतरिक ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई थी, लेकिन उन्हें अभी भी स्वस्थ होने के लिए समय चाहिए था। हर कोई अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था, एक साथ लड़ने के लिए उत्सुक था। उन 7 को बचाने के बाद कार्तिक ने अपना ध्यान जिनेश परिवार की ओर मोड़ा। उसकी निगाहें कमरे में चारों ओर घूमती रहीं, हर चेहरे को देखती रहीं और अंत में तेजस के चेहरे पर आकर टिक गईं। मुझे दिखाओ तुम्हें क्या मिला है। कार्तिक ने उनके साथ शब्दों का समय बर्बाद करने में आलस किया। उसकी दुष्ट तलवार से एक भयानक प्रकाश निकला, मानो वह भीड़ में घुसकर उन्हें मार डालना चाहता हो। छप छप। बिना कुछ कहे 100 से अधिक लोगों ने अपनी जेबों से ताबीज निकाले और उन्हें अपनी हथेलियों में रख लिया। आश्चर्यजनक रूप से 100 से अधिक चौथे दर्जे के आध्यात्मिक ताबीजों की उपस्थिति के बावजूद कार्तिक का चेहरा पूरी तरह से शांत रहा, लगभग भयावह रूप से शांत। यदि वे सभी फट जाएं, तो सच्चे मूल क्षेत्र के साधक को भी निश्चित मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। 100 से अधिक शिखर अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के साधकों के आत्मविनाश से उत्पन्न वास्तविक ची का प्रभाव मार्शल आर्ट तकनीकों की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। इतने सारे आध्यात्मिक ताबीज, 100 मीटर दूर खड़े लोग इतने भयभीत हो गए कि वे गोलीबारी की चपेट में आने से बचने के लिए और भी पीछे हट गए। महान पथ राजवंश के पास आध्यात्मिक ताबीज तो थे, लेकिन वे बेहद दुर्लभ थे और उनमें से अधिकांश निम्न स्तर के आध्यात्मिक ताबीज थे। यह निश्चित रूप से पहली बार है जब इतने सारे लोग एक साथ प्रकट हुए हैं। आदर्श को पहले से ही पता था कि यह एक जाल है।
इतने सारे ताबीज देखकर उसका चेहरा अचानक जम गया और उसने कड़वी हंसी हंस दी। ध्यान छोड़ देना व्यर्थ था, क्योंकि मृत्यु तो वैसे भी अपरिहार्य थी। इसलिए वह खड़ा हुआ, एक खंभे से टिक गया और फैसला किया कि भले ही उसकी मृत्यु हो जाए, वह कार्तिक के साथ मिलकर लड़ेगा। क्या बस यही तुम्हारी चालें हैं? तुम्हें लगता है कि तुम लू फी द्वारा छोड़े गए ताबीज से मुझे मार सकते हो? कार्तिक ने उपहास किया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था और उसके हल्के व्यंग्यपूर्ण लहजे ने जिनेश परिवार के सभी सदस्यों के भावों को पूरी तरह से बदल दिया। क्या उसे ताबीजों से डर नहीं लगता? कार्तिक, तुम मरने के कगार पर भी अड़ियल बने हुए हो, चाहे तुम लोहे के ही क्यों ना बने हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। जू क्योंग्यू बार बार उपहास उड़ा रहा था। उसके हाथ में मौजूद चौथे दर्जे का आध्यात्मिक ताबीज एक चकाचौंध भरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, मानो उसकी वास्तविक ऊर्जा सक्रिय होते ही विस्फोट करने के लिए तैयार हो। मुझे मार डालोगे? कार्तिक हल्के से हंसी। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। इन शब्दों ने लगभग किसी का दम घोंट दिया था। इन सभी लोगों में आप शायद सबसे छोटे हैं, अभी अभी 18 साल के हुए हैं। वहां मौजूद सभी लोग दशकों से जी रहे थे और जिनेश परिवार के कई विशेषज्ञ पहले से ही 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे। फिर भी कार्तिक ने उन्हें बहुत अनुभवहीन कहा। दूर खड़े लोग कार्तिक को देखकर अवाक रह गए और उनका मनोरंजन हो रहा था। हमारा कट्टर दुश्मन, हम कब अपनी चाल चलेंगे? जिनेश परिवार के विशेषज्ञ अब और चुप नहीं रह सके और उन्होंने अपनी निगाहें तेजस की ओर घुमा लीं। इस बार तेजस टीम का नेतृत्व करेंगे और सभी को उनके आदेशों का पालन करना होगा। तैयार करना। तेजस के आदेश पर सच्ची ऊर्जा के बल पर 100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीज हवा में तैरने लगे और अखाड़े के चारों ओर जा गिरे। कार्तिक चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित था। इस पल वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो गया और सभी की सांसें तेज हो गईं। जिनेश परिवार के विशेषज्ञ भी उतने ही घबराए हुए थे। उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं था कि इतने सारे ताबीज कार्तिक को मार सकते हैं या नहीं। सामान्य परिस्थितियों में ट्रू कोड दायरे में रहने वाले भी मर जाएंगे। कार्तिक के पास बहुत सारे रहस्य हैं और वह हमेशा चमत्कारिक रूप से ऐसी परिस्थितियों में बाजी पलटने में कामयाब रहता है जहां उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ताबीज धीरे धीरे बड़ा होता गया और उससे भयानक ऊर्जा निकलने वाली थी, जिससे आसपास का वातावरण बुरी तरह कांपने लगा। उनके पैरों के नीचे का मैदान ऊर्जा के दबाव को सहन करने में असमर्थ होकर हिलने लगा और बिखरने की कगार पर था। कार्तिक शांत और संयमित रहे और उनके हाथ में 10 काले झंडे 10 तीरों की तरह प्रकट हुए, जो अचानक 4 दिशाओं में निकलकर पूरे अखाड़े की रक्षा करने लगे। जब एजहिल ने उसे यह खबर बताई, तब तक वह पहले ही जिनेश परिवार की साजिश का अनुमान लगा चुका था। उसे बलपूर्वक मारना मुश्किल है। एकमात्र तरीका ताबीज का प्रयोग करना है। उसका वर्तमान शरीर साधारण आध्यात्मिक ताबीजों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। यदि विरोधी उस पर एक साथ 100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीज फेंके तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इतने सारे लोगों को मारने और अनगिनत सामग्रियों को लूटने के बाद उसने रास्ते में बड़ी आसानी से 10 झंडे बना लिए। इन झंडों का कोई विशेष कार्य नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य रक्षा करना है। तेजस की आंखें सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैंने लंबे समय से सुना है कि कार्तिक की सरणी संरचनाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत कम लोगों ने देखा है। सभी जानते हैं कि वह रसायन विद्या में निपुण है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि संरचनाओं पर उसकी महारत रसायन विद्या से भी कहीं अधिक है। वह बस उनका उपयोग करने की जहमत नहीं उठाता। विस्फोट करो, समय तेजी से बीत रहा है, तेजस ने चिल्लाकर कहा। ताबीज में बेतहाशा भयानक वास्तविक ऊर्जा डाली गई, जिससे अंतरिक्ष में दरारें पड़ गईं और बारीक दरारें दिखाई देने लगीं। दम घोंटने वाली लहरें श्रेणी 30 के तूफान की तरह उमड़ती और उमड़ती हुई पूरे भूभाग पर कहर बरपा रही थीं। कार्तिक के पैरों के नीचे का चबूतरा अचानक ऊपर उड़ गया। पूरी पृथ्वी की ऊपरी परत फट गई और उसने उन्हें ऊपर उठा लिया।
100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीजों को एक साथ इकट्ठा करके एक बहुत बड़े आध्यात्मिक ताबीज में संघनित किया गया। यह लूफी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह वास्तव में एक ताबीज के भीतर एक ताबीज है। इसे 100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीजों में तोड़ दिया गया था, जो आपस में जुड़ने पर एक जाल का रूप ले लेते थे और आकाश से नीचे उतरते थे। एक भयानक ताकत ने नीचे की ओर प्रहार किया और आदर्श और अन्य लोगों के शरीर से छटकने की आवाजें आने लगीं, क्योंकि वे गिरने ही वाले थे, किसी भी क्षण धूल में मिल जाने के कगार पर थे। उनकी शक्ति बहुत कम है, वे केवल निम्न स्तरीय अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र में हैं। कार्तिक ने बिना जल्दबाजी और सोच समझकर हाथ की मुद्राएं बनाईं और 10 ध्वज पट्टियों में विचित्र सरणी पैटर्न डाले। धीरे धीरे एक अदृश्य प्रकाश कवच बन गया, जो उल्टे लोहे के बर्तन की तरह दिखता था, और उसने कार्तिक और अन्य लोगों के सिर को ढक लिया। ताबीज की शक्ति कमजोर पड़ रही थी और वह सुरक्षा कवच को भेद नहीं पा रही थी। यह दृश्य, दूर खड़े लोग दंग रह गए। यह किस प्रकार की संरचना थी जो एक महाशक्तिशाली ताबीज के एक ही प्रहार को रोक सकती थी? अगर इंपीरियल एकेडमी का डीन भी उस मंच पर खड़ा हो जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसके हाथ अभी भी मुद्रा बना रहे थे और ताबीज अभी तक फटा नहीं था। यह अभी भी बनने की अवस्था में था। इसकी असली शक्ति आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए कार्तिक लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फॉर्मेशन को जितना हो सके उतना परफेक्ट बनाएं। बूम! आकाश में अंधेरा छा गया है और सूर्य और चंद्रमा का रंग बदल गया है। पहाड़ और नदियां फट गईं और धरती जोर से कांप उठी। कुछ 100 मीटर के दायरे में पूरी भूमिगत संरचना धंसने लगी और ताबीज द्वारा निर्मित शक्ति ने आकाश और सूर्य को ढक लिया और कार्तिक की ओर बढ़ने लगी। अनंत आध्यात्मिक प्रतिरूप एक विशाल हाथ में विकसित हो गए, जो माउंट ताई के समान भारी था और नीचे की ओर दबाव डाल रहा था। कार्तिक ने भौहें चढ़ाईं। उसे मारने के लिए लूफी ने वास्तव में ताबीजों में ट्रू कोर दायरे के नियम समाहित कर दिए थे। दूसरे शब्दों में, ये ताबीज, जो देखने में चौथी श्रेणी की वस्तुएं लग रही थीं, ट्रू कोर दायरे की इच्छा को समाहित किए हुए थीं। यह 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति चौथी श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज की तुलना में कहीं अधिक है। क्लिक क्लिक क्लिक, उस संरचना द्वारा निर्मित रक्षात्मक कवच से चटकने की आवाजें आ रही थीं, मानो वह किसी भी क्षण टूट सकता हो। पढ़ते समय कृपया हमारे डोमेन नाम को याद रखें। यदि आपको यह साइट पसंद आए तो कृपया इसे फेसबुक पर शेयर करें। बढ़ता हुआ विशालकाय हाथ लगातार बड़ा होता गया, जिससे आकाश में सूर्य छिप गया और सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। सैकड़ों मीटर में फैला वह क्षेत्र एक विशाल हथेली के निशान से ढका हुआ था, मानो कोई विशाल काला बादल नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो। 10 युद्ध ध्वज किसी भी क्षण गिरने के गंभीर खतरे में थे। आदर्श और बाकी लोग एक जगह जमा हो गए। उनकी आंखों में डर का भाव था। 100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीजों का संयुक्त प्रभाव एक सच्चे मूल साधक के प्रहार के बराबर था। सुरक्षात्मक कवच पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं, जैसे कोई घना मकड़ी का जाला हो जो लगातार सभी दिशाओं में फैल रहा हो। तेजस का चेहरा बेहद उदास था। ताबीज की एक समय सीमा थी। एक बार जब उसके अंदर की ऊर्जा समाप्त हो जाती तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती और वह धूल में बदल जाती और दुनिया में विलीन हो जाती। आप सभी अपनी आंतरिक ऊर्जा को एकजुट करें और उसे एक ही बार में पूरी तरह से लगा दें। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कार्तिक को मारना ही होगा। तेजस के नेतृत्व में सभी की वास्तविक ऊर्जा बाढ़ की तरह विशाल ताड़ के पेड़ में समा गई। क्या बस यही सारे तरीके हैं तुम्हारे पास? कार्तिक के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। सरणी तकनीक अब भी शुरू ही हुई थी और उनके ताबीज पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे। आकाश में 100 आध्यात्मिक पत्थर प्रकट हुए और लगभग 10 ध्वज पट्टियों पर गिर पड़े। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक भयावह प्रवाह उस संरचना में प्रवेश कर गया और रक्षात्मक कवच में पड़ी दरारें एक स्पष्ट गति से भर गईं। इससे जिनेश परिवार में सभी लोग सदमे में आ गए। दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए थे।
ताबीज से बनी विशाल हथेली लगातार प्रहार कर रही थी, लेकिन वह कार्तिक की रक्षा पंक्ति को तोड़ नहीं पा रही थी। यह स्थिति अनिश्चित काल तक नहीं चल सकती थी। तेजस, हमें क्या करना चाहिए? बाकी लोग घबरा गए। ताबीज की ऊर्जा तेजी से क्षीण हो रही थी, जो अधिकतम 10 सांसों तक ही टिक रही थी। यह उनका सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता है। जब तेजस ने अपने वस्त्रों में हाथ डाला तो उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। सभी ने अपनी सांसें थाम लीं और आसपास जमा हुए 700-800 किसान बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसने वास्तव में 100 से अधिक आध्यात्मिक ताबीजों का सामना किया है। सबके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। एजहिल ने सोनी और बंसल परिवार के विशेषज्ञों के साथ मिलकर पूरी तेजी से मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिनेश परिवार पहले ही अपना हमला शुरू कर चुका था। देखते हैं कि वह टिक पाता है या नहीं। जिनेश परिवार के पास निश्चित रूप से इतने सारे दांव पेच नहीं होंगे। उनके पास जरूर कुछ और त्रुप के पत्ते होंगे। जिनेश परिवार ने पहले ही यह खबर फैला दी थी कि वे कार्तिक को मारने के लिए पाइथन माउंटेन युद्ध क्षेत्र का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं, और उनके तरीके इससे कहीं आगे तक जाते थे। जब तक वे 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक ताबीज पेश नहीं कर सकते, कार्तिक को मारना इतना आसान नहीं होगा। चौथे दर्जे का आध्यात्मिक ताबीज अवरुद्ध हो गया था। केवल 5वें दर्जे के आध्यात्मिक ताबीज से ही थोड़ी सी संभावना थी। बहुत चर्चा हुई और सबकी सांसें थम सी गईं। महान पथ राजवंश ने इतने वर्षों में कभी भी ऐसा भयानक युद्ध नहीं देखा था। तेजस ने अपना दाहिना हाथ जेब से बाहर निकाला और हथेली के आकार का एक ताबीज प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे बाहर निकाला, कार्तिक की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे खतरे का आभास हुआ। यह वास्तव में 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक ताबीज था, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। जिनेश परिवार के पास अभी भी एक चाल बाकी थी। केवल तेजसऊ को ही 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज के बारे में पता था, और वह इसे केवल अत्यंत आवश्यक होने पर ही निकालता था। 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज का मूल्य अतुलनीय है। इसे हमेशा से जिनेश परिवार के कुल का खजाना माना जाता रहा है। कार्तिक, तुमने मेरे भाई की हत्या की, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। जब तेजस ने पहली बार बात की तो उसकी आंखों से असीम हत्या का इरादा निकला, और उसके हाथ से 5वीं श्रेणी का एक आध्यात्मिक ताबीज उड़कर बाहर आ गया। यह हवा में मौजूद चौथे दर्जे के आध्यात्मिक ताबीज में विलीन हो गया। बूम! अचानक आकाश में गरज सुनाई दी और हवा तथा बादल उठ खड़े हुए। चारों दिशाओं से एक अंतहीन आंधी आई, जिसने चट्टानों और पेड़ों को चूर चूर कर दिया, जो बाद में ताबीज में समाहित हो गए। वह विशालकाय हाथ धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंततः एक विशाल युद्ध तलवार में बदल गया, जिसने भयंकर प्रहार किया। कितनी जबरदस्त शक्ति! क्या 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज में यही होता है? पहली बार 5वीं कक्षा के बच्चे द्वारा बनाया गया आत्मा का ताबीज देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। विरोधन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए पंचवज्र ताबीज के बारे में केवल कार्तिक को ही पता था। बाहरी दुनिया अब भी मानती थी कि विरोधन की मृत्यु 5 वज्रपातों के प्रहार से हुई थी। स्नैप! रक्षा कवच में एक बड़ी दरार पड़ गई, जो युद्ध की तलवार से चीर कर खुल गई थी। एक भयानक लहर ने एक आंधी का रूप ले लिया, जो प्लेटफॉर्म की ओर तेजी से बढ़ी, जिससे आदर्श और अन्य लोग हवा में उड़ गए। उनके शरीर बेकाबू हो गए। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो अत्यधिक बल उनके शरीरों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी होगा। कार्तिक मंच के बीच में खड़ा था। उसकी आंखों में थोड़ी गंभीरता झलक रही थी। उसने दोनों हाथों से एक जोरदार इशारा किया और उसके सामने एक अदृश्य चिन्ह प्रकट हुआ, एक दिव्य प्रतीक का एक टुकड़ा। जाना! अधूरे अमर प्रतीकों को संरचना में समाहित कर दिया गया था। परिस्थिति अचानक बदल गई और दरार तुरंत बंद हो गई। फुफकार! जबरदस्ती अमृता के चिन्ह अंकित करने के परिणाम स्वरूप स्वर्ग और पृथ्वी से प्रतिक्रिया हुई, जिससे कार्तिक ने मुंह भर खून थूक दिया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कुछ गोलियां निकालीं, उन्हें एक ही बार में निगल लिया,
और उसकी चोटें अब कोई समस्या नहीं रहीं। जब आदिम स्वर्ग भक्षण तकनीक को सक्रिय किया गया तो उसमें समाहित आध्यात्मिक ताबीजों की शक्ति पूरी तरह से आदिम जगत में विलीन हो गई। स्वर्ग को निगलने वाला कड़ाहा किसी भी चीज को निगल सकता है। यह किसी भी पदार्थ को अवशोषित कर सकता है। युद्ध क्षेत्र का दृश्य अवर्णनीय था। महान पथ राजवंश के कई सच्चे कोर क्षेत्र के विशेषज्ञों का आपस में लड़ना अत्यंत दुर्लभ था। इस युद्ध की तीव्रता ट्रू कोर दायरे की तीव्रता से कहीं अधिक थी। तेजस, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज से हमें मार सकते हो? कार्तिक ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसके शरीर से हत्या का इरादा झलक रहा था। रैंक 5 स्पिरिट टैलिस्मैन का सामना करने के लिए सेलेस्टियल रून का सेवन करना सार्थक था। आदिम सच्ची ची ऊर्जा संघनित होकर पंखों की एक जोड़ी में तब्दील हो गई, जिसने कार्तिक के शरीर को सहारा दिया और वह धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह 5वीं कक्षा के किसी तावीज से सीधा वार झेलने वाला है? सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब तक कार्तिक रक्षात्मक कवच के अंदर छिपकर ताबीज की ऊर्जा समाप्त होने का इंतजार करता, तब तक वह बिना लड़ाई के ही स्वाभाविक रूप से जीत जाता। कार्तिक निष्क्रिय बैठकर मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने आदर्श और अन्य लोगों की रक्षा के लिए एक विशेष संरचना तैयार की। घातक तलवार। एक ही वार में आकाश हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि निर्दयी ब्लेड की ऊर्जा ने सरणी के प्रकाश अवरोध को चीरते हुए विशाल हाथ पर प्रहार किया। कूदना। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ढह गया हो और धरती फट गई हो, जिससे एक आश्चर्यजनक लहर बन गई हो जो तेज हवा की तरह हर दिशा में फैल गई हो और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ गई हो। जिनेश परिवार के 100 से अधिक विशेषज्ञ मंच के चारों ओर खड़े थे। हिंसक बल वापस पलट गया। पफ पफ पफ। मुंह से खून की धाराएं बह निकलीं और जिनेश परिवार के कम से कम आधे सदस्य बाहर फेंक दिए गए, जो दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े थे। एक ही वार में 70 से अधिक लोग हवा में उड़ गए। कार्तिक की ताकत ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। तेजस के चेहरे के भाव बदल गए। कार्तिक ने वास्तव में 5वीं श्रेणी के आध्यात्मिक ताबीज को भेद दिया था और वह घेरे के बाहर प्रकट हो गई थी। जैसे कोई बाघ भेड़ों के झुंड में घुस जाता है, वैसे ही एक अभूतपूर्व नरसंहार शुरू हो गया। उसका पहला निशाना जेनिल था। उसने अभी अभी कहा था कि वह उसे इस कदर तड़पाना चाहता है कि वह मरने की कामना करे। एक भूत की तरह कार्तिक चमत्कारिक रूप से जेनिल के सामने प्रकट हो गई और जेनिल के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दाहिने हाथ से अपनी गर्दन पकड़ी और अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा लिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जेनिल को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और उसका शरीर नियंत्रण से बाहर हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सका। कार्तिक ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी और उसका चेहरा गहरे बैंगनी लाल रंग का हो गया था। हिस हिस हिस। कार्तिक ने उसे सीधे नहीं मारा। उसकी साधना को पंगु बनाने के बाद उसने अचानक अपनी दुष्ट तलवार से सैकड़ों वार किए। पलक झपकते ही जेनिल का मांस और खून गायब हो गया। केवल एक कंकाल ही बचा रहा। उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। कार्तिक ने उसे सबसे क्रूर तरीके से अपंग कर दिया था। उसके सिर के अलावा उसके शरीर का एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं बचा था। वे तुरंत नहीं मर सकते। हत्या के ऐसे अमानवीय तरीके तभी अपनाए जाते हैं जब क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। जिनेश परिवार की हरकतों से कार्तिक बेहद क्रोधित हो गया। जिनेश परिवार के बाकी सदस्य भयभीत हो गए। उनके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। कुछ तो भागने की भी सोच रहे थे। ताबीज हवा में तैर रहा था, लेकिन कार्तिक पहले ही लड़ाई से बाहर निकल चुका था। वह संरचना और ताबीज एक दूसरे को भस्म कर गए, इसलिए आदर्श और अन्य लोग किसी भी खतरे में नहीं थे। मारना! नरसंहार शुरू हो गया है। जैसे ही वह दुष्ट तलवार नीचे की ओर चली, वहां जमा हुए जिनेश परिवार के 100 से अधिक सदस्यों के पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक निर्मम प्रहार था, यमराज का प्रहार था। आहा! खून और चीखों की मिलीजुली आवाज हवा में गूंज रही थी।
और दर्जनों लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। बस एक ही चाल, जिनेश परिवार के इतने सारे सदस्यों की हत्या ने सभी को स्तब्ध कर दिया होगा। यह किस प्रकार की हत्या का तरीका था? यह भयावह था, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। क्या कार्तिक ने सच्चे मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? दूर से देख रहे लोग कार्तिक को देखकर रोमांचित और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। असंभव। उसके शरीर पर ट्रू कोर रियल्म के उतार चढ़ाव नहीं है। उसकी वास्तविक ऊर्जा और मार्शल कौशल आम लोगों से कहीं अधिक है। इसे तुरंत ही सभी ने खारिज कर दिया। कार्तिक से जुड़े रहस्यों के बारे में अब केवल 9 स्टार्स शाइनिंग सन ही शेष था। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। नरसंहार जारी रहा, जिससे जिनेश परिवार में अफरा तफरी मच गई। अपनी वास्तविक शक्ति के समर्थन के बिना उनके ताबीजों की शक्ति लगातार कमजोर होती जा रही थी। ऐसा कैसे? जिनेश परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने साथी को मरते हुए देखकर गहरी पीड़ा महसूस करते हुए एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। सभी का मन गम से भरा हुआ था। कार्तिक एक मांस पीसने वाली मशीन की तरह था। जहां भी जाता था लाशें बिखेरता चला जाता था। चलो मिलकर हमला करते हैं। तेजास ने एक लंबी दहाड़ लगाई और सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी लंबी तलवार हवा में चमक रही थी। बाकी लोगों ने खतरे को भूलकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। यदि कार्तिक को आज नहीं मारा गया तो राजधानी लौटने पर वह जिनेश परिवार के लिए एक बुरे सपने जैसा बन जाएगा। तुम लोग बहुत कमजोर हो। प्रत्येक व्यक्ति की हत्या के साथ उसके शरीर के भीतर का सार स्वर्ग को नष्ट करने वाले कड़ाहे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक तरल की निरंतर बढ़ती आपूर्ति होती है। इंपीरियल अकादमी में वापस आने के बाद मैं गोल्डन मैरो का उपयोग करके मैरो क्लींजिंग दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचूंगा। जिनेश परिवार के सच्चे मूल पूर्वज की देखरेख में वह अपनी साधना के स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। स्नैप स्नैप। मृत्यु का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कार्तिक ने तेजस से सीधे युद्ध नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी चपलता का उपयोग करते हुए आसानी से उससे बच निकला और कमजोर विरोधियों को निशाना बनाया। हर वार कई जिंदगियां छीन लेता है। शून्य में स्थित ताबीज धीरे धीरे लुप्त हो गया। टकराना। ताबीज फट गया। उसकी बची हुई आखिरी ऊर्जा भी समाप्त हो गई और परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशाल लहर जमीन की ओर तेजी से बढ़ी। कार्तिक का शरीर टूटते तारे की तरह तेजी से आगे बढ़ा और हमले के केंद्र से बच निकला। नहीं चाहिए। जिनेश परिवार के वे शिष्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। ताबीजों से उत्पन्न झटकों ने उन्हें उड़ा दिया और हवा में फेंक दिया। उनमें से कई शरीर पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गए। खून की एक बूंद भी नहीं बची। उनकी मौतें बेहद भयावह थीं। महज 10 सांसों में 100 से अधिक सदस्यों वाला जिनेश परिवार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिसमें कार्तिक ने आधे से अधिक लोगों को मार डाला। खून उस भयानक तलवार से नीचे बहता हुआ जमीन को खून के सागर में बदल रहा था। दूर खड़े वे लोग पूरी तरह से स्तब्ध थे। वे बोलना भूल गए थे। कार्तिक, तुम शैतान हो। जिनेश परिवार का एक बुजुर्ग व्यक्ति गुस्से में अपशब्दों की बौछार करने लगा। वह अपने मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में असमर्थ था। ये सभी जिनेश परिवार के कुलीन सदस्य थे। इनमें से इतने सारे लोगों की मृत्यु जिनेश परिवार के लिए एक घातक आघात होगी। यह संभव है कि वे कभी उबर न पाएं और अन्य प्रमुख परिवारों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाएं। कार्तिक बिना कुछ ज्यादा बोले धीरे धीरे बचे हुए लोगों की ओर बढ़ा। उसकी हत्या करने की मंशा लगभग एक मूर्त रूप में बदल गई थी। खुद को नष्ट कर दो, हम उसे अपने शरीर से उड़ा देंगे। कई बूढ़े लोग अचानक दौड़ पड़े। उनके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उनकी वास्तविक ऊर्जा उनके सभी स्पर्श बिंदुओं में प्रवाहित हुई, जिससे उनके शरीर फट गए और परिणाम स्वरूप उत्पन्न झटके कार्तिक को मारने के लिए थे। सामान्य परिस्थितियों में जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, कोई भी प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए आत्मविनाश का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि ऐसा करना पारस्परिक विनाश होगा। इस ताबीज की कुछ सीमाएं हैं। जब तक आप इससे बचते रहेंगे, जीवित रहने की संभावना अधिक रहेगी।
अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके सारी वास्तविक ऊर्जा को एकत्रित करते हुए यह अचानक प्रतिद्वंद्वी की ओर तेजी से बढ़ता है, जिससे इसका बचाव करना बेहद मुश्किल हो जाता है। 3 बुजुर्ग पुरुषों ने अपनी जान देने के लिए इतना चरम तरीका चुना। मेरे सामने तो तुम्हें आत्मविनाश का भी अधिकार नहीं है। कार्तिक ने ठंडी हंसी हंसी और एक गहरे काले रंग का राक्षसी कड़ाहा प्रकट हुआ, जो एक लालची के खुले मुंह जैसा लग रहा था और उन तीनों को पूरी तरह से निगल गया। इससे पहले कि वह चीख भी पाता, उसका शरीर आध्यात्मिक तरल में परिवर्तित हो गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। दूर खड़े लोग इतने भयभीत हो गए कि वे लड़खड़ा गए और लगभग गिर ही पड़े। यह चीज आखिर है क्या? क्या यह कोई जादुई कलाकृति है? केवल जादुई कलाकृतियों में ही ऐसी शक्ति होती है जो 9वें स्तर के मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के साधक को सुअरों और कुत्तों के वध की तरह आसानी से मार सकती हैं। जिनेश परिवार के विशेषज्ञों की संख्या घटती जा रही है। अब केवल कुछ ही बचे हैं। तेजस का चेहरा बेहद उदास है और उनके हाथ में मौजूद लंबी तलवार से एक भयानक तलवार की रोशनी निकल रही है। शून्य में मौजूद ताबीज गायब हो गया, सारी ऊर्जा समाप्त हो गई और आदर्श और अन्य लोग अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गए। ढाल की सुरक्षा में होने के कारण जिनेश परिवार के सदस्य उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। यह आपकी बारी है। तीनों बूढ़े आदमियों को मारने के बाद कार्तिक धीरे धीरे तेजस और अन्य लोगों की ओर बढ़ा और लगभग 20 लोगों को पीछे छोड़ गया। कार्तिक के हर कदम के साथ वे इतने भयभीत हो जाते थे कि एक कदम पीछे हट जाते थे। 100 से अधिक विशेषज्ञ और 5वीं श्रेणी का आध्यात्मिक ताबीज भी कार्तिक को मार नहीं सके। चलो उससे लड़ते हैं। 20 से अधिक लोग एक साथ आगे बढ़े। कम लोगों के साथ उनका हमला और भी भयंकर हो गया। बहुत से लोग उनके कार्यों को सीमित कर देते हैं और उन्हें अपनी पूरी लड़ने की क्षमता का उपयोग करने से रोकते हैं। कड़े समन्वय और तीव्र आघात की लहरें कार्तिक की ओर बढ़ीं, विशेष रूप से तेजस की लंबी तलवार, जो एक जहरीले कांटे की तरह थी, लगातार अवसर की तलाश में थी। घोस्ट आई टेक्निक के सक्रिय होने पर प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियां और मार्शल आर्ट कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। तुम सब मर जाओ। 9 स्वर्गों के सारस नृत्य की तकनीक का उपयोग करने वाले व्यक्ति का शरीर हवा में 9 सारसों में परिवर्तित हो जाता है, जो फिर सभी पर झपट्टा मारते हैं। उस दुष्ट तलवार ने अनगिनत प्रकाश की चमक पैदा की, जिससे हर तरह की गतिविधि अवरुद्ध हो गई और सभी की मार्शल आर्ट की कमजोरियां और उनकी गति में खामियां उजागर हो गईं। स्नैप! खून तेजी से बाहर निकला और कई चमकीले लाल सिर हवा में उछले और बीच हवा में ही फट गए। यह लगभग एक तरफा नरसंहार था, जिसमें कोई भी प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं था। 3 सांसों के बाद केवल तेजस ही खड़ा रह गया था। उसने अपनी लंबी तलवार नीचे रख दी और चारों ओर देखा। जमीन पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? कार्तिक की वर्तमान क्षमताओं को देखते हुए तेजस को मारना एक चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। फिर भी उसने कोई कदम नहीं उठाया। आपने जिनेश परिवार को संदेश भेजने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। तेजस मूर्ख नहीं, बल्कि बहुत चतुर था। कार्तिक ने उसकी जान बख्शकर इस परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था। बिल्कुल सही। वापस जाओ और जिनेश परिवार को बता दो कि जब मैं लौटूंगा तो जिनेश परिवार का अंत हो जाएगा। मैं तुम सबको जड़ से उखाड़ दूंगा और तुम्हारी गर्दनें लटकी रहेंगी, ताकि तुम मुझे काटने के लिए तैयार रहो। बिना किसी भावना के कार्तिक ने 100 राज्यों के युद्ध से पहले सभी पुरानी दुश्मनी का निपटारा कर दिया। मैं उन शब्दों को याद रखूंगा। तेजस ने दांत पीसते हुए आदर्श और अन्य लोगों पर एक नजर डाली और फिर अपनी गति तकनीक का उपयोग करते हुए पाइथन माउंटेन युद्ध क्षेत्र से निकल गया। एक भयंकर और ऐतिहासिक युद्ध का अंत हो गया है। कार्तिक ने अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए जिनेश परिवार के 100 से अधिक सदस्यों को मार डाला और महान पथ राजवंश के शिखर पर पहुंच गया। जब वह घेरा हटा दिया गया तो आदर्श और अन्य लोग इतने स्वस्थ हो गए थे कि वे घेरे से नीचे उतर सकें। भाई कार्तिक, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आदर्श और गरिमा आगे बढ़े और कार्तिक के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए झुके, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। मुझे माफी मांगनी चाहिए। कार्तिक ने माफी मांगने का एक संकेत दिखाया, क्योंकि उसी ने आदर्श और अन्य लोगों को फंसाया था, जिसके कारण उन्हें जिनेश परिवार द्वारा पकड़ लिया गया था। उन्हें बचाना ही उचित है। हम सब दोस्त हैं, इसलिए औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अगर यह आदर्श होता तो कार्तिक के जेल जाने पर वह चुपचाप नहीं बैठता। फिथान में चल रही लड़ाई अपने अंत के करीब थी। घने कोहरे ने गहराई से उठकर आकाश को ढक लिया और दूर स्थित पहाड़ों को अदृश्य कर दिया। लोग धीरे धीरे घाटी से बाहर निकलने लगे। 5,000 से अधिक लोग अंदर गए थे, लेकिन उनमें से लगभग आधे ही बाहर आ पाए। इतनी भयावह मृत्यु दर पहली बार देखने को मिली है। अजगर के ठिकाने की खोज के बारे में पता चलने पर सभी लोग भयभीत हो गए। भाई आदर्श, मैं पहले जाऊंगा। कार्तिक को वापस जाकर जल्द से जल्द सुनहरी मज्जा को परिष्कृत करने की जल्दी थी, ताकि वह मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर को प्राप्त कर सके। वह एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। भाई कार्तिक, कृपया निश्चिंत रहिए। उनके जाने के बाद गरिमा और किन परिवार के शिष्यों ने अपनी गति तेज कर दी। उन्हें अपने परिवारों को सूचित करने और जिनेश परिवार से बचाव के लिए जल्द से जल्द राजधानी लौटना था। 2 दिन बाद कार्तिक शाही अकादमी लौट आए। फैन जैन को अलविदा कहे बिना ही वह गुफा में घुस गया। 100 राज्यों के युद्ध में केवल आधा महीना शेष है। समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जिनेश परिवार के 100 से अधिक लोगों के संसाधनों को लूट लिया और 200,000 आध्यात्मिक पत्थर और अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त कर लीं। स्वर्ग को निगलने वाले दिव्य पात्र, इसे मेरे लिए शुद्ध करो। उसने स्वर्ग को भस्म करने वाले कड़ाहे को बुलाया, उसमें सुनहरा मज्जा डाला और भयानक राक्षसी ज्वालाएं छोड़ी, जिन्होंने मज्जा को घेर लिया। क्लिक क्लिक क्लिक, सुनहरा मज्जा घुलने लगा और भस्म करने वाले स्वर्ग के कड़ाहे के ऊपर सुनहरे तरल की बूंदें तैरने लगीं, जिनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। यही सोना था। कार्तिक ने बर्फ, लकड़ी और आग के तत्वों में महारत हासिल कर ली है। गहरे हरे रंग का तरल, एकदम काला तरल, बैंगनी तरल और सुनहरा तरल आपस में मिल गए और एक ही बार में विशाल निर्जन जगत में उड़ेल दिए गए। जैसे ही इसे उंडेला गया, उस उजाड़ दुनिया में भयानक लहरें फैल गईं और रहस्यमय प्राचीन वृक्ष ने अपनी शाखाओं को हिला दिया। जिन केमू, धातु तत्व के समावेश का लकड़ी तत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जिनेश परिवार से लड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह था कि इससे मेरी साधना का स्तर स्थिर हो गया। पाइथन माउंटेन के युद्ध क्षेत्र में लगातार कई स्तरों को पार करने के बाद उसकी नींव कुछ हद तक अस्थिर हो गई थी। वास्तविक युद्ध के माध्यम से उसने अपने स्तर और नींव को सुदृढ़ किया और अब वह मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुका है। अद्भुत सफलता। उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा और वे आश्चर्यजनक गति से अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर की ओर अग्रसर हुए। 10,000 मीटर के दायरे में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर समाहित हो गई, जो कि एक ऐसी चीज थी जिससे हर कोई लंबे समय से अभ्यस्त था और जिसे अब अजीब नहीं मानता था। इस बच्चे को तो खूब मशक्कत करनी पड़ेगी। सीनियर ब्रदर मयंक कुछ दिन पहले ही अकादमी लौटे हैं और फिलहाल एकांतवास में हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का अचानक गायब हो जाना उन्हें जरूर क्रोधित करेगा। दर्जनों छात्र अन्य गुफाओं से बाहर निकले। उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। कार्तिक से 50 मीटर से अधिक दूर एक गुफा से अचानक एक भयानक जानलेवा भावना प्रकट हुई। वह अपनी आध्यात्मिक प्रगति के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था जब वह ऊर्जा गायब हो गई। धिक्कार है। मैंने गोली को संघनित कर लिया था और वह आकार लेने ही वाली थी, लेकिन मुझे बीच में ही रोक दिया गया। मयंक खड़ा हो गया। उसकी निर्मम हत्या की मंशा पूरे हेवनली क्षेत्र में फैल गई। वह अपनी शक्ति को एक गोली में परिवर्तित करने ही वाला था, जो सच्चे मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग था। यह प्रक्रिया अचानक बाधित हो गई, इसीलिए उसका इतना क्रोधित होना स्वाभाविक था। अपनी गुफा से बाहर निकलते ही
उसकी तीक्ष्ण दृष्टि कार्तिक की गुफा पर पड़ी, जिससे आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके ऊपर एकत्रित हो गई। यह लगभग एक आध्यात्मिक वर्षा की तरह जम गया और कार्तिक की गुफा में बह गया। यहां तक कि ट्रूकोर दायरे में प्रवेश करने से भी इतनी बड़ी हलचल नहीं मचती, जिससे मयंक के चेहरे पर हैरानी के कुछ भाव दिखाई दिए। कुछ दूरी पर स्थित कई गुफाओं से लगभग 1 दर्जन लोग चलकर आए और मयंक के सामने खड़े हो गए। इस गुफा पर किसने कब्जा कर लिया है? मयंक की बर्फीली निगाहें उन पर घूम उठीं। उसकी हत्या करने की मंशा और भी प्रबल हो गई। वह चाहता था कि काश वह अभी इसी वक्त कार्तिक की गुफा में घुस जाता। वरिष्ठ भाई मो को रिपोर्ट करते हुए, इस व्यक्ति का नाम कार्तिक है। वह लगभग 6 महीने से ही शाही अकादमी का सदस्य है और वर्तमान में वह बहुत लोकप्रिय है। वह कुछ समय पहले ही अजगर पर्वत के युद्ध क्षेत्र से लौटा होगा। पुरुषों के उस समूह के चेहरे पर चापलूसी भरे भाव थे। वे तिरछी निगाहों से कार्तिक की गुफा की ओर देख रहे थे और उनके शब्दों में उनकी खुशी स्पष्ट झलक रही थी। कार्तिक, मैंने इस व्यक्ति का नाम कई बार सुना था जब मैं युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति में था। मयंक ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने पिछले कुछ महीनों में कार्तिक का नाम 1 से अधिक बार सुना था, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह राक्षसों का शिकार करने और दुश्मन सेना से लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर गया, ताकि वह अपने कौशल को निखार सके और जल्द से जल्द सच्चे मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सके। ट्रूकोर अवस्था को प्राप्त करने से 100 राज्यों के युद्ध में भाग लेने की उसकी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। यह 1 सदी में एक बार मिलने वाला अवसर है और साधना की दुनिया में प्रवेश करना मयंक का जीवन भर का सपना है। वह ट्रूकोर दायरे में प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन कार्तिक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसीलिए उसका इतना गुस्सा होना स्वाभाविक था। यह कार्तिक बिगड़ा हुआ, अहंकारी और खून का प्यासा है। सीनियर ब्रदर मयंक को हमारे लिए खड़ा होना होगा और इस बदमाश को मार गिराना होगा। ये शीर्ष स्तर के छात्र कार्तिक के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब जब मयंक वापस आ गया है तो उन्हें समर्थन का एक मजबूत स्तंभ मिल गया है और वे न्याय की मांग करना चाहते हैं। मयंक आसानी से समझ गया था कि ये लोग केवल इसलिए परेशानी खड़ी कर रहे थे ताकि उसका इस्तेमाल कार्तिक को दंडित करने और अपना गुस्सा निकालने के लिए कर सकें, लेकिन मना करने का कोई कारण नहीं था। भले ही उन्होंने इसका जिक्र न किया हो, मयंक कार्तिक को आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे दोबारा ट्रूकोर रियल्म तक पहुंचने में शायद कई दिन लग जाएंगे। कार्तिक बाहर क्या हो रहा था उससे पूरी तरह अनजान था। वह अपनी ही आंतरिक दुनिया में डूबा हुआ था। कुल मिलाकर 50,000 स्प्रिट स्टोन पूरी तरह से इस्तेमाल हो गए। उपभोग की ऐसी भयावह दर वास्तव में डरावनी है। विशाल निर्जन जगत का निरंतर विस्तार होता रहता है और यह अनंत तक बढ़ता जाता है। इसमें संचित सच्ची ऊर्जा एक सागर के समान है जो अक्षय और असीमित है। एक सामान्य लड़ाई में किसी की वास्तविक ऊर्जा को अधिकतम 1 घंटे तक ही बनाए रखा जा सकता है, लेकिन कार्तिक बिना किसी समस्या के 3 दिन और 3 रात तक लड़ सकता था। दिन ब दिन समय बीतता गया। फिथन में लड़ाई समाप्त हुए 5 दिन बीत चुके हैं और पिछले कुछ दिनों से जिनेश परिवार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बड़ी संख्या में विशेषज्ञों का नुकसान निस्संदेह जिनेश परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। इस मामले ने एकांत में रह रहे जिनेश परिवार के मुखिया को चिंतित कर दिया और वह कार्तिक की हत्या की भव्य योजना पर चर्चा करने के लिए जबरन एकांत से बाहर आ गए। राजकुमार यशस्वी के रहस्यमय ढंग से गायब होने और उसके बाद उसके बचे हुए अधिकांश अनुयायियों के खात्मे ने राजधानी शहर में जबरदस्त बदलाव ला दिए हैं। क्योंकि जिनेश परिवार ने प्रिंस यशस्वी के साथ मिलीभगत की थी, इसलिए उन्हें हाल ही में बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है। उनके कई व्यवसाय प्रभावित हुए हैं और उनका कारोबार बुरी तरह से गिर गया है। पूरे 3 दिनों के बाद कार्तिक का साधना स्तर अंततः स्थिर हो गया। आंखें खोलते ही उसने ऊर्जा का एक भयानक प्रवाह देखा। साधना कक्ष में एक गद्दे के अलावा कुछ भी नहीं था। यहां तक कि ठोस पत्थर की दीवारों पर भी तलवार के निशान मौजूद हैं। आत्माओं का सुनहरा सागर उमड़ते बादलों की तरह घना होता चला गया
और आधे आकाश को ढक लिया। कार्तिक की आत्मिक शक्ति एक साधारण ट्रू कोर क्षेत्र के साधक की शक्ति से कहीं अधिक हो चुकी थी। विशेष रूप से अलौकिक पुल लगातार चौड़ा होता जा रहा है और इससे निकलने वाली अलौकिक शक्ति धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके शरीर के भीतर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे वसंत ऋतु में बिजली कड़कती है, जिससे पूरा प्रशिक्षण कक्ष हिल गया। कितना शक्तिशाली! क्या यह अस्थि मज्जा शुद्धिकरण क्षेत्र का 8वां स्तर है? उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची गईं कि हवा में भयानक ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी। साधना कक्ष से बाहर निकलने से पहले उसके पास 10 दिन बचे थे और उसे बहुत कुछ करना था।